साक्षी एसडीएम बनने के बाद पहली बार अपने गांव जाती है तो गांव के लोग धूमधाम से उसका स्वागत करते हैं। साक्षी वहां से अपने माता पिता के पास जाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। तो उसके बाद साक्षी के पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटी अब तू जवान हो गई है और मेरे ख्याल से अब मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। इस बात को सुनकर जो साक्षी होती है वो एकदम से अपने पिता से शादी के लिए मना करती है और कहती है कि पिताजी पहले मुझे एक काम करना है जिस काम को करने के लिए मैं एसडीएम बनी हूं। अब इस बात को सुनकर जो साक्षी का पिता है वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करने के लिए बेटी एसडीएम बनी है। क्या था वो काम जिस काम को करने के लिए साक्षी एसडीएम बनी थी? क्या वो उस काम को कर पाएगी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है जिस परिवार के अंदर कुल 4 सदस्य हैं, 2 माता पिता और 2 उनके बच्चे। पिता का नाम किशन सिंह है जो कि सरकारी टीचर है और अच्छे खासे रुपए पैसे कमाया करता है। उसका एक लड़का है जिसका नाम विनोद है। विनोद अभी 12वीं क्लास में पढ़ा करता है। उससे छोटी एक लड़की है जिसका नाम है साक्षी। साक्षी अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही है और परिवार खुशियों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा था। लेकिन तभी एक दिन शाम को जब दोनों भाई बहन स्कूल से वापस आते हैं तो वह अपने घर के अंदर अपने पिता और माता को आंगन में बैठे हुए देख रहे हैं जो देखने से काफी ज्यादा उदास प्रतीत हो रहे थे। उसके बाद जो साक्षी का भाई विनोद है वो अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी आखिर क्या हुआ, आप इस तरह से मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? तो उसका पिता कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ और तुम अपना काम करो। ऐसा कहकर वो बात को टाल देता है और अपने बेटे को उस बात को नहीं बताता है। अब साक्षी ये सब कुछ देखती है तो वह सोचती है कि पिता से पूछने का भी कोई फायदा नहीं है, अगर कोई भी बात है तो वो मुझे नहीं बताएंगे। इसी वजह से साक्षी इस बात के बारे में नहीं पूछती है और सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन घर के अंदर से वो बार बार अपने पिता की तरफ देख रही थी जिसको देखने के बाद लग रहा था कि आज इनके साथ बहुत ही गलत हुआ है और जो चीज वो चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद साक्षी और उसका भाई घर के बाहर निकलते हैं। तभी उनके पड़ोस का एक लड़का जो विनोद का साथी था वह एकदम से विनोद के पास आता है और विनोद को उसके पिता के साथ हुई बात को बता देता है। वह कहता है कि तुम्हारे पिता को आज भरी पंचायत में एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारा है और उसी वजह से तुम्हारे पिता की चारों तरफ बेइज्जती हो गई है। वह पंचायत के अंदर ही फूट फूट कर रोने लगे थे, लेकिन वो करते भी तो क्या करते क्योंकि वह व्यक्ति सरपंच का खास आदमी है। इसके बाद विनोद जैसे इस बात को सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है क्योंकि जो विनोद के पिता किशन सिंह थे वो नेक दिल इंसान थे और किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं किया करते। पिछले कुछ दिनों से एक व्यक्ति सरपंच के खिलाफ कुछ केस लड़ रहा था तो उस व्यक्ति की गवाही देने के लिए वो उसके साथ गए थे और इसी बात का बदला लेने के लिए सरपंच ने भरी पंचायत में उसके पिता को थप्पड़ मारकर जलील कर दिया है। अब इस बात को साक्षी भी वहीं पे खड़ी हुई सुन रही थी और यह बात साक्षी के मन में घर कर जाती है। इसके बाद साक्षी बाहर जाने की वजह सीधे घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाकर अपने पिता की तरफ देखने लगती है और मन ही मन बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जैसे ही पूरा परिवार खाने पर बैठता है तो वहां पर विनोद अपने पिता से इस बात का जिक्र करने लगता है। कहता है कि पिताजी अगर ऐसी बात है तो उस व्यक्ति से आपका बदला लेकर रहूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो विनोद के पिता हैं किशन सिंह वह थोड़े से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया था, फिर भी उनके बेटे को बात पता चल गई थी। तो वो कहते हैं कि किस बात का बदला लोगे और किससे बदला लोगे? तो उसके बाद विनोद उन्हें बता देता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें पता है और मैं आपके अपमान का बदला लेना चाहता हूं। तो इसके बाद जो विनोद के पिता किशन सिंह हैं वो अपने बेटे को समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा बदला कैसे लेगा? जो उसके साथ सरपंच है और सरपंच बहुत बड़ा आदमी है और उस सरपंच के ही कहने पर उसने मुझे जलील किया है। अगर तुम लोग उसके खिलाफ कुछ कहोगे तो वो हमारे साथ बहुत ही बुरा कर सकता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरे होते हुए तुम पर अगर कोई आंच आ गई तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो इससे अच्छा होगा कि तुम लोग इस सब चीज को भूल जाओ और भूलने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और अपने भविष्य को और बेहतर बनाओ। ऐसा कहकर साक्षी के पिता ने अपने बेटे को चुप करा दिया था और उससे कह दिया था कि कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद साक्षी और साक्षी के भाई की जिंदगी एकदम से बदल गई थी। जहां पर भी वो जाया करते तो गांव के बच्चे अक्सर उन्हें चिढ़ाया करते कि तेरे पिता को तो बीच पंचायत में थप्पड़ मारा गया था और तेरे पिता से उनका कुछ भी नहीं हुआ। तेरे पिता बच्चों की तरह रोने लगे थे और ऐसी बातों को सुन सुनकर दोनों बहन भाइयों का अंदर ही अंदर खून खोला करता था। इसके बाद एक शाम को जो विनोद आता है एक बार फिर से अपने पिता से कहता है और कहता है कि पिताजी मैं आपका बदला लेना चाहता हूं। लेकिन तभी जो साक्षी के पिता हैं वो उसे एक बार फिर से समझा देते हैं और कहते हैं कि बेटा लोगों का काम है कहने का, अगर तुम ज्यादा पैसा कमाओगे तो भी तुम में गलतियां निकालेंगे, अगर तुम कम पैसा कमाओगे तो भी तुम में गलतियां निकालेंगे, अच्छाई से चलोगे तो भी गलतियां निकलेंगी और बुराई के साथ खड़े होगे तो भी कुछ लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। इस बात को सुनकर जो साक्षी का भाई विनोद है
वो चुप हो जाता है, लेकिन तभी साक्षी बोलने लगती है और कहती है कि पिताजी, इस तरह से कैसे समय व्यतीत होगा। जब आपको पता है कि वो लोग गलत हैं और फिर भी वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो इसका बदला कैसे लिया जाए। तो जो साक्षी का पिता है वो कहता है कि बेटी, बदला बदला कुछ नहीं होता। अगर तुम लोग अच्छी तरह से कामयाब हो जाओगे और उससे ज्यादा पावर अपने पास ले आओगे तो मेरा बदला अपने आप ही लिप जाएगा। और अगर अभी हम लोग उनसे कुछ कहेंगे तो वो लोग हमारे साथ बहुत ही गलत कर सकते हैं। तो इसी वजह से तुम लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने के बाद एक अच्छी सी पोजीशन हासिल करो, जिसके जरिए वो लोग अपने आप ही हमसे डरने लगेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। ना तो तुम लोगों को उनसे कुछ कहना पड़ेगा और ना ही कोई बात आगे की तरफ बढ़ेगी। इस बात को सुनकर साक्षी और साक्षी का भाई चुपचाप अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब विनोद जो साक्षी का भाई था वो तो सो गया था, लेकिन ये बात साक्षी के दिमाग में घर कर गई थी। अब साक्षी सोचती है कि मुझे पढ़ना लिखना है और पढ़ लिख कर एक बड़ा सा अधिकारी बनना है, ताकि मैं इस सरपंच से अपने पिता का बदला ले सकूं। इसके बाद जो साक्षी होती है वो दिन रात मेहनत करती है पढ़ाई लिखाई में, और मेहनत करने के बाद धीरे धीरे अपनी स्कूल की एजुकेशन को कंप्लीट कर लेती है। अब उसकी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद वह ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती है और जोर शोर से मेहनत करने लगती है। साक्षी का पिता जैसे ही देखता है कि बेटी मेहनत कर रही है तो उसको और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और कहता है कि बेटा, बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम मेहनत करके कुछ अच्छी सी पोस्ट को हासिल कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ साक्षी की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही साक्षी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी तो उसे आगे की राह साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो सोच रही थी कि उसे पढ़ाई लिखाई करके किसी टेस्ट को देकर एक अच्छा सा अधिकारी बनना है, ताकि वो अपने पिता का बदला ले सके। लेकिन तभी जो साक्षी की माँ होती है वो साक्षी के पिता से साक्षी के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि अब बेटी जवान हो गई है और क्यों ना अब हम इसकी शादी कर दें। इसके बाद जो साक्षी के पिता होते हैं वो इस बारे में थोड़ा सा सीरियस होते हैं और शाम को जैसे सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो उसी दौरान वे साक्षी से उसकी शादी की बात करने लगते हैं। लेकिन साक्षी जैसे अपनी शादी की बात सुनती है तो एकदम से मायूसी हो जाती है और अपने पिता से शादी के लिए साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि पिताजी, अभी मुझे शादी नहीं करनी, मैं पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी में लगना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। उसके बाद भले ही आप मेरी शादी कर लेना, मैं आपसे जरा भी मना नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर जो साक्षी के पिता थे वो भी बेटी की बात के लिए एग्री हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और उन्हें पता था कि पढ़ाई के अंदर कितने गुण होते हैं। अगर बेटी अच्छी तरह से सेटल हो जाएगी तो उसके बाद बेटी की शादी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद वो अपनी बेटी से कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम आगे की पढ़ाई को जारी करो और जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2 साल से ज़्यादा मैं अब तुम्हें घर में नहीं रख सकता, क्योंकि 2 साल तक तो जैसे तैसे करके मैं समय व्यतीत कर लूँगा, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारी शादी करने पर विवश हो जाऊँगा। इसके बाद साक्षी अपने पिता से कहती है कि ठीक है पिताजी, आपने मुझे 2 साल का समय दिया है तो 2 साल के अंदर ही मैं किसी न किसी पोस्ट को हासिल कर लूँगी और उसके बाद आप भले ही मेरी शादी करा देना। इसके बाद जो साक्षी होती है वो जोर शोर से सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ साक्षी को मेहनत करते हुए 1 साल हो गया था और इस 1 साल के दौरान साक्षी की मेहनत रंग लाई थी और वह एक एसडीएम बन गई थी। अब जैसे वो एसडीएम बनती है, इस बात का साक्षी के पिता को पता चलता है तो एकदम से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और पूरे गांव के अंदर इस बात का ढिंढोरा पीट देता है कि मेरी बेटी साक्षी एसडीएम बन गई है और एक बहुत ही बड़े पद को उसने हासिल कर लिया है। गांव में जो उसके पिता के चाहने वाले लोग थे वो इस बात की बड़ी ही तारीफ करते हैं, लेकिन जो लोग उसके पिता से और उसके परिवार से जला करते थे उनको बहुत ही ज्यादा जलन होती है इस बात को देखकर कि इसकी बेटी एसडीएम बन गई है। लेकिन वो करते भी तो क्या करते, क्योंकि बेटी ने अपनी मेहनत की थी और मेहनत के बलबूते पर उस मुकाम को हासिल कर लिया था, जिसे देखकर आज वो जलने पर विवश है। इसके बाद साक्षी वहीं से ट्रेनिंग के लिए चली जाती है जहां पर वो कोचिंग किया करती थी और वहां से ट्रेनिंग के लिए जाने के बाद वहां पर अपनी ट्रेनिंग करने लगती है। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो गई थी, तो उसके बाद जो साक्षी होती है वहां से सीधा अपने गांव आने का फैसला करती है और अपने पिता को फोन पर बता देती है कि पिताजी मैं गांव आने वाली हूं, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। इस बात को सुनकर उसका पिता बड़ा ही खुश होता है और चारों तरफ इस बात को बता देता है कि मेरी बेटी आने वाली है। इसके बाद जो साक्षी होती है वो गांव के अंदर आती है और जैसे गांव के अंदर इंटर करने वाली थी तो उसी दौरान गांव के बहुत सारे लोग साक्षी को लेने के लिए वहीं पर पहुंच जाते हैं ढोल बाजे के साथ और जोर जोर से ढोल बजाकर फूल मालाओं से साक्षी का स्वागत करते हैं। अब साक्षी का स्वागत होने के बाद साक्षी उन लोगों के साथ गांव के अंदर जाती है और चारों तरफ साक्षी की जय जयकार होती है और चारों तरफ साक्षी के चर्चे हो रहे थे। इसके बाद साक्षी धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाती है। साक्षी के माता पिता, जिनको इस बारे में पता भी नहीं था कि उसकी बेटी का स्वागत हो रहा है, तो वह लोग गेट पर खड़े होते हैं और देखते हैं कि सामने से उनकी बेटी आ रही है, जिसका पूरे गांव के लोग बड़ी अच्छी तरह से वेलकम कर रहे हैं। साक्षी वहां से उतरती है और उतरने के बाद
अपने माता पिता के पैर छूने लगती है। अब पिता जैसे ही देखता है कि पुत्री ने बहुत बड़ी पोस्ट को हासिल कर लिया है तो वह एकदम से उसे उठाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेता है। अब साक्षी के पिता की आंखों में जैसे साक्षी आंसू देखती है तो उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद पिता और पुत्री घर के अंदर चले जाते हैं और वहां पर एक जगह बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में जो साक्षी के पिता हैं वो उससे कह देते हैं कि बेटी अब तो तू कामयाब हो गई है ना, अब तेरी सरकारी नौकरी भी लग गई है, तो अब मैं चाहता हूं कि क्यों ना तुम्हारी शादी करा दी जाए। अब इस बात को जैसे साक्षी सुनती है तो थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ती है और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वो अपने पिता से कह देती है कि पिताजी अभी तो मुझे एक ऐसा काम करना है जिस काम को करने के लिए मैं एसडीएम बनी हूं। जब मेरा वो काम हो जाएगा तो उसके बाद भले ही आप मेरी शादी कर लेना। तो जो साक्षी का पिता वो उससे पूछने लगता है कि बेटी ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करने के लिए तो एसडीएम बनी है। तो वो कहती है कि पिताजी शायद आपको याद नहीं होगा, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ा करती थी तो उस टाइम पर सरपंच ने भरी पंचायत में अपने एक आदमी से तुम्हें बेइज्जत किया था, तो मैं अब उस सरपंच से तुम्हारे उस बेइज्जती का बदला लूंगी और उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। इस बात को सुनने के बाद जो पिता होता है एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। साक्षी अपने पिता को संभालती है और कहती है कि बाबूजी आपको परेशानी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे अपमान का बदला जरूर से लूंगी। क्या हुआ अगर भाई कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जो विनोद था साक्षी का भाई उसका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा जी नहीं लगा करता था और वो ऐसे ही इधर उधर खेल कूद में अपना समय व्यतीत किया करता था। जैसे तैसे उसने अपनी पढ़ाई कर ली थी और पढ़ाई करने के बाद प्राइवेट नौकरी को पकड़ लिया था। आमदनी तो ठीक ठाक हो जाया करती थी लेकिन उस जॉब की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। इसके बाद उसका पिता एक बार और समझाता अपनी बेटी को और कहता है कि बेटा बहुत पुरानी बातें हैं और अब तुम्हारी कामयाबी को देखकर उनके सर अपने आप नीचे हो गए होंगे। तो वो कहती है कि नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, आपकी जो बेइज्जती हुई थी उसके कारण हमें जो कुछ झेलना पड़ा था उसका बदला तो बनता है और इससे मैं बदला लेकर रहूंगी। इधर सरपंच को भी ये बात पता चल जाती है कि जिसके पिता को भरी पंचायत में बेइज्जत किया था आज उसकी बेटी एसडीएम बन गई है। तो उसके मनसूबा पर पानी फिर जाता है, क्योंकि एसडीएम की पावर सरपंच से कहीं ज्यादा होती है और उस बात को देखकर वो कभी भी उससे उलझना नहीं चाहता है। तो जो सरपंच होता है अपने कुछ आदमियों के साथ उसके घर में आता है और वहां पर आकर उसके पिता को और साक्षी को फूल माला पहनाने लगता है, लेकिन साक्षी उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि आपको कोई अधिकार नहीं है हमें फूल माला पहनाने का, आपकी भलाई इसी में है कि आप यहां से वापस चले जाओ वरना मैं आपके साथ बहुत कुछ गलत कर सकती हूं। अब इस बात को सुनने के बाद जो सरपंच साहब होते हैं वो थोड़े से असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस लड़की को तो वो सारी बातें याद हैं जो पहले हमने इसके पिता के साथ की थी। वह डरते हुए उस घर से निकल जाते हैं और अपने घर पे जाकर डर के साए में जीने लगते हैं। इसके बाद साक्षी अपना बदला लेना स्टार्ट करती है और वह सीधा यहाँ के एसडीएम साहब को फोन मिलाती है और फोन मिलाने के बाद उन्हें अपना परिचय देती है। उन्हें बताती है कि एसडीएम साहब इस तरह से एक व्यक्ति है जो हमारे गांव में अवैध तरीके से काम किया करता है, ढेर सारे उसके गलत धंधे हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप फौरन से उस पर एक्शन लीजिए और उसके सारे धंधों को बंद करवाइए। दरअसल दोस्तों जो सरपंच था वो गलत तरीके से पैसे कमाया करता था और इसी गलत तरीके के चलते एक व्यक्ति उससे टकराने की कोशिश करता है और उसका साथ देते हैं साक्षी के पिता। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि साक्षी के पिता उसका साथ दे रहे हैं तो भरी पंचायत में साक्षी के पिता को बेइज्जत करवा देते हैं और इसी कारण से साक्षी अब एसडीएम बन गई थी। इसके बाद साक्षी उन्हें बता देती है कि अगर वो पूछे कि ये कार्रवाई किसकी वजह से हो रही है तो भले ही आप मेरा नाम ले सकते हो कि वहां की एसडीएम है और उसका नाम साक्षी है। इस बात को सुनकर जो वहां का एसडीएम होता है वो उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके सभी अवैध धंधों पर छापेमारी करता है और छापेमारी करने के बाद उन सभी को बंद करा देता है। एसडीएम साहब ने उन पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया था और उसके बाद उसे बता भी दिया था कि यह सारी कार्रवाई साक्षी एसडीएम के जरिए हो रही है। इस बात को सुनने के बाद सरपंच को पता चल जाता है कि साक्षी अपने पिता का बदला ले रही है और इसी वजह से उसने मेरे साथ ये किया है। तो सरपंच अपने चंद लोगों के साथ दोबारा से साक्षी के घर में जाता है और वहां पर जाकर साक्षी के पिता से अपनी उस गलती के लिए माफी मांगने लगता है और उन्हें बता देता है कि अपनी बेटी को बता देना कि मैं अब सुधर चुका हूं और अब मैं अच्छी तरह से काम धंधा किया करूंगा, मैंने बुरे काम बिल्कुल छोड़ दिए हैं और अगर आप चाहो तो आप फिर से पंचायत करके मुझे भी चाटा मार सकते हो। इस बात को कहते हुए सरपंच ने हाथ जोड़ रखे थे और अपना सर नीचे की तरफ करके उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे।
जाएंगे। इस बात को देखकर जो साक्षी का पिता किशन सिंह होता है वो एकदम से उसको हाथों को पकड़ता है और कहता है कि कोई बात नहीं भाई, गलतियां इंसान से होती हैं, अगर तुम सुधर गए हो तो ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छा है कि राह पर चलो, तुम्हें कैसी भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो सरपंच होता है वो सभी गलत तरीके के धंधों को छोड़ देता है और अच्छी तरह से समाज के अंदर जिंदगी जीने लगता है। इधर जो साक्षी है, जहां पर उसकी पोस्टिंग है, वो अच्छी तरह से काम किया करती और गलत लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया करती। उसे गलत होता हुआ कुछ भी अच्छा नहीं लगा करता और उसके खिलाफ वो फौरन एक्शन लिया करती। एक दिन गांव के दबंग सरपंच अपने कुछ व्यक्तियों के साथ साक्षी के वहीं पर पहुंचते हैं जहां पर साक्षी की पोस्टिंग थी और वहां जाने के बाद वह साक्षी के सामने हाथ जोड़कर उससे भी माफी मांगते हैं उसके पिता के साथ किए गए गलत व्यवहार के लिए। इसके बाद साक्षी भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम गलत करोगे तो फिर देख लेना। तो सरपंच साहब हाथ जोड़कर कह देते हैं कि नहीं बेटी, आज से ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और मैंने सभी तरह के गलत धंधे छोड़ दिए हैं। अब मैं मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता हूं और उन्हीं पैसों से अपने घर का गुजारा किया कर सकता हूं। अब यह बात धीरे धीरे गांव में भी पता चल गई थी और गांव में यह बात जैसे ही पता चलती है तो साक्षी की वाहवाही चारों तरफ हो जाती है, क्योंकि साक्षी ने अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए चारों तरफ यह साबित कर दिया था कि बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। इसके बाद साक्षी के पिता एक बार फिर से उसे शादी के लिए कहते हैं तो इस बार साक्षी शादी के लिए हामी भर लेती है और कहती है कि माँ बाबूजी, आप बेशक से मेरी शादी करा सकते हो, जैसा भी लड़का आप मेरे लिए पसंद कर दोगे उसी से मैं शादी कर लूंगी। तो इसके बाद साक्षी के पिता उसके लिए एक उचित लड़का ढूंढते हैं और उससे उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद साक्षी अपने घर चली जाती है। साक्षी के पिता और भाई उसी घर में रह जाते हैं और बार बार साक्षी अपने माता पिता से मिलने के लिए आया करती है और वहीं पर अपना काम किया करती है। अब साक्षी का पिता जब भी गांव के अंदर निकला करता तो चारों तरफ से लोग उसकी बड़ाई किया करते हैं, उसकी बेटी की बड़ाई किया करते हैं और कहते हैं कि संस्कार हो तो ऐसे हो जैसा किशन सिंह ने अपनी बेटी को दिए हों। इन बातों को सुनने के बाद साक्षी के पिता का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है और वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा इतराया करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़की की जिसके पिता को बड़ी पंचायत में जलील किया गया, लेकिन बदला लेने के लिए वो एसडीएम ही बन गई। आप क्या कहना चाहते हो साक्षी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो सरपंच साहब के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।